हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र और भारत के अफवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटे थे। दो भागों में एक भाग है आप लोगों का हिमालयी अफवाह तंत्र, दूसरा भाग है आप लोगों का प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इससे पहले हिमालयी अफवाह तंत्र में हम जो है सिंधु नदी अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, ये तीनों तंत्र हमने क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में देखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी कैसे नदियाँ होती हैं, ये सब कुछ देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप लोग साथों साथ नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले भारत का अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना, इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? हिमालयी अफवाह तंत्र। तो आपको पता है दोस्त कि हमने हिमालयी अफवाह तंत्र को तीन पार्ट में बांटे थे, है ना, तीन पार्ट में। तो तीन पार्ट में कौन कौन सा हो गया था? एक सिंधु नदी तंत्र, जिसको हमने अच्छे से देखे हैं, अध्ययन किए हैं। दूसरा आप लोगों का हमने बोले थे गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी को भी पढ़ लिया हमने। तीसरा हमने देखे हैं लास्ट क्लास में जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों जो है हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें हमने देखे हैं कि ये सब सदा नीरा होती हैं, हमेशा बहते रहती हैं, वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहती है। ये सब कुछ इसके सहायक नदियाँ वगैरह सारा कंप्लीट कर दिए हैं। एक हम लास्ट में अन्य नदियाँ, भारत में अन्य नदियाँ करके एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें भारत की जितने भी सारी अन्य नदियाँ हैं उनको देखेंगे और भारत के नदियों किनारे स्थित शहर को भी देखेंगे, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल हम हिमालयी अफवाह तंत्र को कंप्लीट किए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र करके। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का, भारत का, आराम से समझना, देखते हैं एक एक। दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र, ठीक है, अफवाह तंत्र करके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र या द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम करके बोल सकते हैं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र को द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम करके बोल सकते हैं। देखो, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के अंतर्गत हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालयी ड्रेनेज सिस्टम में एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप लोगों का द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या फिर बोल सकते हैं दक्षिण भारत का अफवाह तंत्र। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम इसके परिचय देखते हैं। अब इसके परिचय में देखिए मेरे प्यारे दोस्त, देखिए अगर एक हिसाब से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में देखिए ये वाला जो मैप बना हुआ है, यहाँ देखिएगा ये वाला जो मैप बना हुआ है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं या दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं, ये आप देखिएगा। प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं या फिर ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया में जो बहने वाली नदियां हैं इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालयी अफवाह तंत्र से प्राचीन है। समझ में आई बात? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अफवाह तंत्र सबसे प्राचीन है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालयी अफवाह तंत्र से प्राचीन है। ओके, यह तथ्य नदियों की पौड़ा अवस्था, ठीक है, यह तथ्य नदियों की पौड़ा अवस्था और नदी घाटी के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। समझ में आई बात? नदियों घाटी, नदियों की जो घाटी है उसके चौड़ा होने से, उसके उथला होने से हमको क्या मिलता है? उसका प्रमाण मिलता है। समझ में आई बातें? मतलब अगर देखा जाए तो अगर तुलना करते हैं हिमालयी अफवाह तंत्र से, तो जो है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र या दक्षिण भारत का जो अफवाह तंत्र है ये क्या है? बोल सकते हैं प्राचीन है
और पौड़ा अवस्था, यहाँ की नदियाँ जो है पौड़ा अवस्था प्राप्त कर चुकी हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है ये सब कारण किए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है तो आप ध्यान रखना, हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण, ये जो कारण है हिमालय में होने वाले उत्थान, इसका जो हुआ है उत्थान जो हुआ था टर्शियरी युग में हुआ था। प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन, अवतलन मतलब समझते हो इस टाइप से अवतलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटी भी बोल सकते हैं या भ्रंश द्रोणी का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं बात? देखिए हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का क्या हुआ है, अवतलन हुआ है। इसीलिए तो प्रायद्वीप भारत के जो उत्तरी भाग का जो ढलान है वो किस ओर है, तो आप ध्यान रखना उत्तर की ओर है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का जो ढलान है वो किस ओर है, उत्तर की ओर है। और दूसरी बात आप ध्यान रखना है, अवतलन का मतलब वही है, ऐसे हुआ है, अवतलन हुआ है, इस टाइप से हुआ है, और जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ है। भ्रंश द्रोणी मतलब घाटी, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है इस टाइप से। भ्रंश द्रोणी मतलब भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, इस टाइप से आपको ध्यान रखनी है। भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है किसके कारण, तो हिमालय में उत्थान के कारण हुआ है। हिमालय में उत्थान के कारण आप लोगों को पता है वहाँ हिमालय होने से पहले क्या थी, तो टेथिस सागर, क्या था वहाँ पे, तो टेथिस सागर था। उसमें क्या हुआ है, टर्शियरी युग में हिमालय में उत्थान हुआ है, जिसके कारण हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसका क्या हुआ है, अवतलन हुआ है। और अवतलन होने से प्रायद्वीप भारत के उत्तर भाग का जो ढलान है किधर है, उत्तर की ओर है। और जो बोल सकते हैं पश्चिम भाग का ढलान जो है किधर है, पूर्व की ओर है। और किसका निर्माण हुआ है, हिमालय में उत्थान के वजह से जो है भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप ध्यान रखिएगा, हमारे जो नर्मदा नदी है और हमारे जो बोल सकते हैं ताप्ती नदी है, ये किधर किससे बहती है, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तभी तो ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नहीं तो प्रायः प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं इनकी जो ढलान है, प्रायद्वीप भारत की जो ढलान है किधर हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पर दो अपवाद स्वरूप हमारी जो नदियां हैं वो कौन सी नदी हैं, तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जिनकी ढलान किधर है, तो आपको ध्यान रखनी है किधर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। और उसका भी कारण क्या है, तो इनका भ्रंश घाटियों से होकर के गुजरना। प्रायद्वीपीय भारत के जो नदियाँ नर्मदा और जो ताप्ती नदी हैं इनका जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहना क्या कारण है, तो इनका मुख्य कारण है भ्रंश घाटियों से होकर के गुजरना। और भ्रंश घाटी का निर्माण कब हुआ है, हिमालय में उत्थान के वजह से। आपको ये पॉइंट ध्यान रखनी है। हमारे जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं वो पौड़ा अवस्था प्राप्त कर चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो सामने साथों साथ नोट करते हुए जाइएगा आप लोग। प्रायद्वीप भारत का सामान्य ढाल किधर है, देखिए अभी अभी बताया मैं आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर व दक्षिण से पूर्व की। प्रायद्वीप भारत का बोल सकते हैं सामान्यतः ढलान या सामान्य ढलान किधर है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है और दक्षिण से पूर्व की ओर है। समझ में आई बात? आपको ध्यान रखना है यहाँ की अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, इस घाट से निकलेगी और इस ओर बहेगी। यहाँ की अधिकांश प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से निकलती है और किधर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। आपको ध्यान रखना है प्रायद्वीप भारत की दो ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहते हुए, अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ मिल जाती हैं, अरब सागर में मिल जाती है या अरब सागर में गिरती हैं। इसका कारण है भ्रंश घाटियों से या रिफ्ट वैली से होकर बहना। अभी अभी बताया था मैं कि भ्रंश घाटियों का निर्माण किसकी वजह से हुआ है, तो हिमालय में उत्थान के वजह से हुआ है। आप ध्यान रखिएगा। और वो नदी कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है
आपके जो है नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्त। अभी मैं जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं इसको मैं मुख्य रूप से दो भागों में बांटूंगा, ध्यान रखना। अभी फिलहाल ध्यान रखना, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर के बहना। प्रायद्वीप भारत की दो ऐसी महत्वपूर्ण नदी हैं जो अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती है या बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है या गिरती है। इसका कारण है दोस्त भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर के गुजरना या बहना। हालांकि अभी भ्रंश घाटी क्या है, भरते हुए जा रही हैं, जो भी है अवक्षेप अपक्षेप के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, कूड़ा करकट के माध्यम से, कचरे के माध्यम से, जैसे भी आपको ध्यान रखनी है। प्रायद्वीप भारत या प्रायद्वीप नदियां पौलावस्था प्राप्त कर चुकी है। आपको ध्यान रखना है, मैं पहले भी बता दिया हूं, प्रायद्वीप नदियां पौला अवस्था प्राप्त कर चुकी है। इसमें विसर्पों का अभाव है, मतलब इस टाइप से विसर्पों का अभाव है। समझ में आई बात? मतलब यहाँ की नदियां, प्रायद्वीप भारत की नदियां कैसे बहती है? सीधा बहती है। समझ में आई बात? प्रायद्वीप भारत में जो बोल सकते हैं या प्रायद्वीप नदियां पौड़ा अवस्था प्राप्त कर चुकी हैं, मतलब बूढ़ी हो गई है, विसर्पों का अभाव है, सर्वाधिक सीधा बहती है। मतलब यहाँ की जो नदियां हैं, प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, सर्वाधिक सीधा बहती है। और मालूम है प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदियां कौन सी है? नदी कौन सी है? नदियां नहीं बोल सकते। प्रायद्वीप भारत में सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, नर्मदा। कौन सी नदी है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नर्मदा नदी है सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी। आप वहाँ नोट कीजिएगा, सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। आपको ये पॉइंट भी नोट करनी है। समझ में आई बात? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं वो कैसे बहती हैं? तो एकदम निश्चित मार्ग में बहती है। क्या लिखना है आपको? प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं वो कैसे बहती हैं? एकदम निश्चित मार्ग में बहती हैं, सीधा सीधा बहती हैं, विसर्पों का अभाव है। ये भी पॉइंट आपको नोट करनी है। और सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपको ये भी पॉइंट नोट करनी है, वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। ये भी पॉइंट क्लियर है। आपको ध्यान रखना है, ये जो है, देखो मैंने जनरली बोला था कि हिमालयी अफवाह तंत्र जो है ये वर्षा पर निर्भर नहीं है, ये बर्फ हिमानी वगैरह जो है उस पर निर्भर है, सदा नीरा होती है। पर हमारे जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं दोस्त, वो किस पर निर्भर हैं? वर्षा पर निर्भर हैं या वर्षा के जल पर निर्भर है। आपको ये भी ध्यान रखनी है कि प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं वर्षा के जल पर निर्भर हैं। और ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी के दिनों में, यह नदियां क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। यह नदियां क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। तो आपको ये भी पॉइंट नोट करनी है कि प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं वर्षा के जल पर निर्भर हैं। और जो बोलना चाहिए, वर्षा के जल पर निर्भर हैं। ग्रीष्म ऋतु में या ग्रीष्म काल में या गर्मी के दिनों में नदियां क्या हो जाती हैं? सूख जाती है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो नदियां हैं 12मासी नहीं होती, 12मासी नहीं होती, मतलब 12 महीना नहीं बहती, 12 महीना प्रवाहित नहीं होती या सदा नीरा नहीं होती। प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, या नीचे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इस पॉइंट को नोट करना है कि प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं सदा नीरा नहीं होती, 12मासी नहीं होती, मतलब ये 12 महीना नहीं बहती। एक ही नदियां हैं प्रायद्वीप भारत में, पता है आप लोग की बोलना चाहिए, कावेरी नदी। एक ही नदी है कावेरी नदी, जो बोल सकते हैं सदा नीरा बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इसके दो कारण है मेरे दोस्त। कावेरी नदी तमिलनाडु वाले एरिया में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा के वजह से, और दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून बोल सकते हैं, या उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून जो नवंबर दिसंबर महीने में होती हैं, तो वो जो बारिश है वो कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती हैं। तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा इसीलिए बोली जाती है। समझ में आई बात? या बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि निश्चित मार्ग में बहती हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ,
और वर्षा के जल पर निर्भर करती है, ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, 12 मासी या सदानीरा नहीं होती। जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र हैं, ये सब क्या होते हैं, सदानीरा होते हैं, उस टाइप से नहीं होते हैं ये नदियाँ। ठीक है, ये आपके क्या है, परिचय है, आपको ध्यान रखनी है। अब मैं प्रायद्वीप भारत के जो अपवाह तंत्र हैं या दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र को दो पार्ट में, आज हम केवल प्रायद्वीप भारत के जो है परिचय समझेंगे दो, इसके बाद में कल से एक एक नदियाँ प्रारंभ करेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखना है प्रायद्वीप भारत के अपवाह तंत्र। देखो ये आपके पहले समझना है, ये प्रायद्वीप भारत है हमारे प्यारे दोस्त, है ना, ये प्रायद्वीप भारत है। इस साइड में आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी, आपको पता है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त अरब सागर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अरब सागर लिखा हुआ है। समझ में आ गई बातें, ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं प्रायद्वीप भारत को या प्रायद्वीप अपवाह तंत्र को या दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र जो है, इसको हम मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में बांटेंगे दोस्त, दो पार्ट में बांटेंगे। एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और दूसरी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। समझ में आई बात, पश्चिम की ओर मतलब इस ओर बहने वाली नदियां और एक जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। इधर हम लिख देंगे क्या, पश्चिम, इधर हम क्या लिख देंगे, पश्चिम, और इधर क्या लिख देंगे हम, पूर्व। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और एक पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ये दो पार्ट में। या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियां या मिलने वाली नदियां, एक इधर जो बहेगी, इधर जो बहेगी वो अरब सागर में मिलने वाली नदियां होगी, और इधर जो बहेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होगी। समझ में आई बात। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां या मिलने वाली नदियां, और एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या मिलने वाली नदियां, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्त एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदियां, और यहाँ पे लिखा है डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां। ऐसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं प्रायद्वीप अपवाह तंत्र को या दक्षिण भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको। एक तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, एक तो अरब सागर में मिलने वाली नदियां, एक तो हम एस्चुरी निर्माण करने वाली नदियां, और दूसरा हम पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, दूसरा हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या मिलने वाली नदियां या डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां करके। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दो पार्ट में बांटे हैं फिलहाल मेरे प्यारे दोस्त। तो देखते हैं अब एस्चुरी क्या है, सबसे पहले समझते हैं। एस्चुरी या इसी को क्या बोल सकते हैं, ज्वारनमुख। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ज्वारनमुख। तो आपको ये ध्यान रखनी है दोस्त, अरब सागर में मिलने वाली नदियां या पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं वो सब किसकी निर्माण करती हैं, तो या किसका निर्माण करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है एस्चुरी का निर्माण करती हैं या ज्वारनमुख का निर्माण करती हैं। समझ में आई बात। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनमुख कौन से नदी करती है पता है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनमुख जो है या एस्चुरी का निर्माण जो है कौन से नदी करती हैं, तो सेंट लॉरेंस नदी करती है, अमेरिका कनाडा के सीमा पर है। कहाँ पर है, अमेरिका कनाडा के सीमा पर है, सेंट लॉरेंस नदी करती है। आपको ये भी पॉइंट नोट करनी है। और भारत में अगर बोले तो सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण जो करती है वो नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी करती है, नर्मदा नदी करती हैं सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण, है ना। 27 किलोमीटर आसपास से इधर उधर बताते हैं एस्चुरी क्या है। और एक कौन सी नदी करती हैं, तो आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, ताप्ती नदी करती है, ठीक है। या फिर इधर देखो ये पेरियार है, नर्मदा है, माही है, साबरमती है, ये सब करती है। पर सबसे बड़े एस्चुरी का या सबसे बड़ी एस्चुरी का बड़ा एस्चुरी का निर्माण कौन करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तो नर्मदा नदी करती है भारत में। विश्व में क्या, सेंट लॉरेंस, ये कहाँ पर, तो आप ध्यान रखिए मेरे दोस्त, अमेरिका कनाडा पर, अमेरिका कनाडा में। कहाँ पे, अमेरिका कनाडा, ये दोनों देश हैं। आपको पता है कि अमेरिका कनाडा ये दोनों देश हैं। सेंट लॉरेंस नदी वहीं की नदी है, कनाडा की नदी है। यहाँ सीमा पर जो है विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके। और भारत में अगर बोले तो नर्मदा नदी, दूसरे नंबर पे ताप्ती नदी। फिलहाल अभी ये ध्यान रखना है। अब एस्चुरी क्या है समझो।
जब नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है, तब इस प्रकार के समुद्र एवं नदियों के, तब नीचे दिख नहीं रहा होगा, तब मैंने क्या बोला, जब नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा, कूड़ा कचरा जो भी है, नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है। मलबा कहाँ जाएगा, समुद्र में चला जाता है। तब इस प्रकार के समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, इस प्रकार जो मलबा, देखो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा कहाँ पे चला जाता है, नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है, तब बोल सकते हैं, तब जो बोलना चाहिए, इस प्रकार के समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को, तब इस प्रकार के समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एस्चुरी कहते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका कनाडा के सीमा पर है। आप कनाडा नदी, कनाडा की नदी है, आप ध्यान रखना, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है कनाडा, अमेरिका, ये भी ध्यान रखनी है। और आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण तो वही है कि नर्मदा नदी। और जो है समुद्र एवं नदियों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, एस्चुरी। अगर कोई नदियां मलबा बहा कर ला रही हैं और समुद्र में डाल रही हैं, और उस समुद्र और नदियों के मिलन बिंदु को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, एस्चुरी कहेंगे। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सारी नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली सारी नदियां किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। आप लोग बराबर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता ही है, 100% श्योर है। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां मेरे प्यारे दोस्त किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। या बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इधर अरब सागर में मिलने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, डेल्टा क्या है, नदी के प्रवाह में बहने वाले, ठीक है, तलछट के ऐसे स्थान में ठहरने व फैलने से बने त्रिभुज आकार के स्थल रूप को, यानी बहुत बड़ा भूभाग, समझ में आएगा, यानी हम क्या बोलेंगे उसको, बहुत बड़ा भूभाग, समझ में आएगा। या त्रिभुज आकार के बने स्थल रूप को क्या कहते हैं, डेल्टा करते हैं। जहां नदी का बहाव क्या हो जाता है, नदी का बहाव धीमा हो जाता है, ठीक है। यानी एक बोल सकते हैं, ये जो नदियां हैं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक त्रिभुज आकार के स्थल रूप का निर्माण करती हैं, या बहुत बड़े भूभाग का निर्माण करती है, जहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती हैं, धीमा हो जाती हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, डेल्टा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और आपको पता है मेरे दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा जमुना का डेल्टा, गंगा मेघना का डेल्टा, समझ में आई बात, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और बंगाल वाले एरिया में है। बोल सकते हैं ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको पहले ही बता दिया गया है। तो ये डेल्टा समझ में आए, मतलब आपको साफ समझ में आ रही होगी बातें कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, मिलने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करेंगी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी आपको बता दिया गया। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ या अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी। भारत में सबसे बड़ा एस्चुरी कौन निर्माण करती हैं, नर्मदा नदी। और विश्व में सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण कौन करती हैं, तो सेंट लॉरेंस नदी। तो मैं यहाँ तक क्लियर समझो आप लोगों को। अगर आप लोग को बराबर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद में हम बात करेंगे। देखिए अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट अब आपको क्या ध्यान रखना है मेरे दोस्त। देखिए ये मुख्य मुख्य नदियाँ लिखा हूँ मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, या बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और आप जानते हैं डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ
इधर मैं मुख्य मुख्य नदियाँ लिख दिया हूँ मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें स्वर्णरेखा नदी है, जिसमें महानदी है, जिसमें गोदावरी नदी है, जिसमें कृष्णा नदी है, जिसमें पेन्नार नदी है, जिसमें कावेरी नदी है, जिसमें वैगई नदी है। इन सब नदियों को हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे एक एक करके नेक्स्ट क्लास में। आज केवल प्रायद्वीप अपवाह तंत्र को समझे थोड़ा सा। ओके, तो स्वर्णरेखा नदी याद करना है आपको, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी, ये सब नदियाँ किधर बहती हैं? प्रायद्वीप भारत के अपवाह तंत्र में बोल सकते हैं पूर्व की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। समझ में आई बात? अब हम बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये हैं मुख्य मुख्य लिखा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। अभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ, एस्सुरी का निर्माण करने वाली नदियाँ, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, केरल में जानते हो ना पेरियार, कावेरी, वैगई सब तमिलनाडु में। तो ये नदियां हैं जो हैं किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। एक एक नदी का बात करूंगा दोस्त, एक एक नदी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, अभी फिलहाल ये ध्यान रखनी है। ये सब नदियां किसका निर्माण करती हैं? एस्सुरी का निर्माण करती हैं। इस प्रकार हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं दोस्त। आप ध्यान रखिए, ये सब समझिएगा और अपने कॉपी में बारी बारी से नोट कीजिएगा। ओके, अब मैं एक और फैक्ट बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रायद्वीप के उत्तर भाग से निकलने वाली नदियाँ, यानी प्रायद्वीप भारत के जो ये वाला एरिया है, मैंने बोला ना हिमालय का जब उत्थान हुआ है उस समय में अवतलन हुआ है, तो प्रायद्वीप भारत के जो उत्तर भाग के ढलान हैं वो किधर चले गए हैं? उत्तर की ओर चली गई है। समझ में आई बात? तो इसमें देखिएगा प्रायद्वीप के उत्तर भाग से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनको हम सब पढ़ चुके हैं। चंबल है, काली सिंध है, केन है, बेतवा है और सोन नदियाँ हैं। ये कहीं ना कहीं तो कोई नदियाँ गंगा से जाके मिलती हैं, कोई नदियाँ यमुना से जा करके मिलती हैं, आपको पहले ही बताया गया है। तो प्रायद्वीप भारत का जो ढलान है किधर है भैया? उत्तर की ओर है। प्रायद्वीप भारत के उत्तर से निकलने वाली नदियाँ जो है उत्तर की ओर ही बहती है। उनमें से जो नदियाँ हैं चंबल, काली सिंध, केन और बेतवा, सोन है। आपको पहले ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे और कुछ बात लिखी हुई है, देखिए। प्रायद्वीप भारत के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। विंध्याचल से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ, विंध्याचल पर्वत जानते हो मध्य प्रदेश वाले एरिया में है, आप ध्यान रखिएगा। विंध्याचल से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ उत्तर दिशा में बहती है, जैसे बोल सकते हैं। और कहाँ पे मिल जाती हैं? यमुना, गंगा में मिल जाती है। क्या बोला मैंने? विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ उत्तर दिशा में बहती हैं और यमुना, गंगा में मिल जाती हैं। ये भी पॉइंट आपको नोट करनी है। अभी आप लोग इतने का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में कुछ और फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, कुछ फैक्ट बता रहा हूँ दोस्त, 2 लाइन आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में बढ़ेंगे सामने हम, ठीक है? कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं अभी इनको मिटा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले, ठीक है? कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बोल सकते हैं प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा थी। समझ में आई बात? 25-25 ठीक है, नहीं बताओ? 2525 किलोमीटर, ठीक है? सागर में ना मिलने वाले, है ना, भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, जानते हैं यमुना? कितना बोला था मैं? 1385 बोला था कि नहीं बताओ? 1385 इसकी लंबाई बोला था। आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की, दक्षिण भारत आप ध्यान रखना, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे लिखना है मेरे दोस्त। सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी नदी है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कौन सी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी करके, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465। कितनी है मेरे दोस्त? 1465 किलोमीटर। इसकी कल बात करेंगे हम
इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं इसको, दक्षिण गंगा। वृद्ध गंगा करके नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। ये क्या है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे प्यारे दोस्त, जो है कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है मेरे दोस्त। इसे हम दक्षिण गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। अभी फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखना है ना। अब आपसे पूछेगा कि प्रायद्वीप भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो पूर्व की ओर मतलब इस साइड में पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। अगर आपसे पूछते हैं कि प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, है ना, मतलब बोल सकते प्रायद्वीप भारत में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, सब पश्चिम की, प्रायद्वीप में या दक्षिण में, प्रायद्वीप में या दक्षिण भारत में, दक्षिण में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली, बहने वाली, बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, आप ध्यान रखना सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है नर्मदा करके ध्यान रखनी है मेरे दोस्त। कौन सी है, नर्मदा करके ध्यान रखनी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। कितनी है, 1312 किलोमीटर है। और ये सर्वाधिक सीधा बहने वाली भी नदी है, सर्वाधिक सीधा बहने वाली भी नदी है, सर्वाधिक सीधा बहने वाली भी नदी है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहने का रीजन है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रायद्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा, दूसरा उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून से नवंबर दिसंबर के माह में तमिलनाडु राज्य में वर्षा जो है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी हमेशा जलमग्न रहती हैं, मतलब उसको हम दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं, गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जानते हैं, कावेरी नदी को जानते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आज की जो क्लास है आप लोगों को ये समझूं कि मैं क्लियर कट आप लोगों को समझा पाया। अगर दोस्त आप लोगों को बराबर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक बराबर शेयर कीजिएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रायद्वीप भारत की एक एक नदियाँ समझ में आए बात, किसी भी तरफ से ले लेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बराबर पढ़ते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। ओके, धन्यवाद। ठीक है।